हेलो एवरीवन। नमस्ते। आशा करता हूं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फिलिया पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट दिन में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने देखा डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि कैसे मानव जाति में पाचन क्रिया होती है। कल हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड तक देख लिया था। आज के इस वीडियो में मैं 3 न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में चर्चा करूंगा कि उनका कैसे डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम वर्क करती है और कैसे कैसे बॉडी के किस पार्ट पे उस पर क्या एक्शन होता है जिससे वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है। बने रही मेरे चैनल के साथ, सब पे चर्चा होगी। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन समझने के पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो मैंने लास्ट डे अपलोड किया था, उसमें मैंने कुछ इंजाइम्स के चार्ट बताए थे कि कौन सी इंजाइम कहाँ से रिलीज होती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले तो आप जाके जल्दी से वो देख लीजिए ताकि ये भी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि माउथ में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स एकमात्र ऐसा बॉडी का फूड न्यूट्रिएंट्स है जो कि जिसकी डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है देखते हैं। सलाइवा रिलीज होता है माउथ से। मैंने बताया था सलाइवा कैसे रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उससे सलाइवा रिलीज होता है। इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। और मैंने लास्ट ही क्लास में बताया है, लास्ट ही लेक्चर में बताया है कि जिस भी एंजाइम के लास्ट में ASE एज लिखा हुआ होगा वो उस न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करेगा। तो सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलिन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये माउथ के अंदर में ही 30% ऑफ स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देती है। और पता है आपको, ये स्टार्च जो है वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप नॉर्मल सा देखेंगे कि आप एकदम एनर्जी लूज कर, मतलब एकदम आप थक गए कोई काम करने के बाद, चावल खाए तुरंत आपको एनर्जी मिल गया, फिर आप तुरंत थोड़ा सा फुर्ती, थोड़ी सी आलस आती है क्योंकि जल्दी एनर्जी रिलीज होता है तो थोड़ी सी आलस आती है, लेकिन उतने ही जल्दी वो ताकत को लौटाता भी है। ग्लूकोज पी लेते हैं ना, जब भी कुछ होता है ग्लूकोन डी घोलें पानी में और एक ग्लास पी लिए, बहुत इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो ये 30% स्टार्च जो होता है इसकी डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाती है। और बाकी के बचे हुए 70% जो स्टार्च है वो स्टमक में जाने के बाद पैनक्रियास से एक एंजाइम निकलती है, ठीक उसी तरह जो कि सलाइवा से निकलती है। इसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। फिर से ASE एज आ गया, यानी कि फिर से ये ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेक डाउन करती है ना, स्टार्च का या ग्लाइकोजन का जब ब्रेक डाउन करता है तो उसको डाइसैकेराइड में चेंज करता है। तो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड का मतलब हुआ कि ये सबसे सिंपलेस्ट पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सीधे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। और 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है डाइसैकेराइड, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, या कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम लोग रोटी चावल ब्रेड जिस भी चीज़ में खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप होता है। बहुत सारे छोटे 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 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है। तो मैंने देखा कि स्टमक आते आते तक ये डाइसैकेराइड में चेंज हो गया है। अब बाकी का बचा हुआ काम इंटेस्टाइन के जिम्मेवारी होता है कि आप बाकी काम आप कीजिए। तो इंटेस्टाइन में ये डाइसैकेराइड पर अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं और उनको मोनोसैकेराइड्स में चेंज कर देता है। अब ये मोनोसैकेराइड्स इतना सिंपल होता है, इतना ये सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, कि ये सीधे सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो माल्टोज पे वर्क किया माल्टेज। आप देख रहे हैं कि माल्टोज को ब्रेक डाउन करना है तो ASE लगा दिया मैंने, तो माल्टोज पे कौन वर्क कर रहा है? माल्टेज। और माल्टोज बना होता है 2 छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स के, नाम है ग्लूकोज। इसको 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज भी लिख सकते हैं या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। तो 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में टूट गया, अब ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। उसी तरह लैक्टोज जो होता है उस पर वर्क करता है लैक्टेज, ASE एज लिख गया। अब लैक्टेज इस पर वर्क किया तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, यानी कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, और ये फिर इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और सुक्रोज पर वर्क करेगा उसी तरह सुक्रेज, जैसे माल्टोज पर माल्टेज उसी तरह सुक्रोज पर सुक्रेज, और ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूटता है। तो ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि एक चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, यानी कि इसको मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे ब्रेकडाउन होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत इजीली। अलग अलग स्टेप में हम लोगों ने देखा कि माउथ में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है। आप कोई सा भी बुक पढ़ेंगे ना तो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं समझाया है, और खासकर NCERT पढ़ने में इसलिए टफ लगता है स्टूडेंट्स को जो नए शुरुआत कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको लैंग्वेज में इसी चीज़ को लिखा हुआ है तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अब आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जब NCERT पढ़ेंगे इजली सब कुछ कैचअप होगा। नीट के प्रिपरेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब टॉपिक से, तो अच्छे से देखिएगा ध्यान से। इसके बाद फिर हम लोग फैट्स के बारे में भी देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ देखा, उसी तरह प्रोटीन के भी डाइजेशन अलग अलग स्टेप्स में होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स उन पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रोटीन इनकल्प किया, ध्यान से सुनिएगा, रॉ जो भी प्रोटीन्स होती है, जैसे कि पानी में सोखे हुए चने खाते हैं लोग,
तो वो जो रॉ प्रोटीन्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ डीनेचुरेशन माउथ में ही हो जाता है। मैंने पढ़ाया था कि सलाइवा में एक एंजाइम निकलता है सेलिब्री प्रोटीएज, उस प्रोटीएज का थोड़ा पार्ट यहाँ पे वर्क करता है और थोड़े थोड़े भाग में, छोटे छोटे भाग में तोड़ने की वो कोशिश करता है। लेकिन अगर रियल डाइजेशन की बात की जाए तो माउथ में आप देखा होगा, मैंने लिखा है नो चेंज, वैसा कोई बहुत मैसिव चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको नो चेंज लेकर चलते हैं आप लोगों के लेवल पर। स्टमक की बात की जाए तो स्टमक में इंजाइम पहले से मौजूद होता है पेप्सिनोजेन, उस इंजाइम पे स्टमक से ही रिलीज हुए हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करती है और इस इनएक्टिव इंजाइम को पेप्सिन यानी कि एक एक्टिव इंजाइम में चेंज कर देता है। अब ये जो पेप्सिन जब एक्टिव हो जाता है तो जो भी प्रोटीन हम लोगों ने खाया है स्टमक में ही ये पेप्सिन प्रोटीन पे वर्क करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। प्रोटीन टूटेगा पेप्टाइड्स में, किसकी वजह से? पेप्सिन की वजह से। उस पेप्टाइड्स का क्या नाम है? प्रोटियोसिस नाम है और पेप्टोन्स नाम है। ये दो नाम हमें आप लोगों को याद रखने हैं, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। ये प्रोटीन पर पेप्सिन वर्क किया। देखिएगा पी करके बहुत सारा वर्ड आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इस चीज़ को पढ़िए। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बार बार कंफ्यूज होंगे। प्रोटीन को कौन तोड़ रहा है? पेप्सिन तोड़ रहा है। जो पेप्सिन खुद पेप्सिनोजेन से एक्टिव होकर आया है और तोड़ किस में रहा है? तो एक पेप्टाइड्स में तोड़ रहा है जो कि प्रोटियोसिस हो सकता है या पेप्टोन्स हो सकता है। तो ये पी करके बहुत सारा पी आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्फेंट्स की बात करें यानी छोटे बच्चों की बात करें, आप लोगों को ताज्जुब होता होगा कि छोटा बच्चा दिन भर दूध पीता है फिर भी वो दूध को आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, जबकि एक बड़ा आदमी को आप दिन भर बस दूध दीजिए और कुछ खाने को मत नहीं दीजिए तो उसका पेट थोड़ा सा अनईजी होने लगेगा और धीरे धीरे उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगेगा। सिर्फ आप दूध पीकर जिंदा नहीं रह सकते। दूध को कंप्लीट फूड कहा जा सकता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ दूध पीकर एक आम आदमी को जिंदा रहने के लिए मुश्किल है। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखिए, दिन भर दूध पीता रहता है, बार बार रोएगा, बार बार दूध पिएगा और सारे दूध डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो उन छोटे बच्चों में एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जिसको कि रेनिन कहा जाता है। ये कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीट यूजी एग्जाम में कितने ही बार पूछा गया है, 10 बार 20 बार 25 बार कम से कम पूछा गया है कि मिल्क को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम का क्या नाम होता है? तो रेनिन नाम, ये आपको याद रखना है। तो मिल्क को ये पेप्टोन्स में तोड़ देता है। यहाँ तक स्टमक का काम खत्म। अब जो काम करना है इंटेस्टाइन को यानी कि सक्कस एंटेरिकस को करना है। इंटेस्टाइन पे जैसे ही ये प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स पहुंचते हैं तो इंटेस्टाइन के जो अपने एंजाइम्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के वॉल से रिलीज होता है, जिसको मैंने बताया कि सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, वो इन पर वर्क करता है। जैसे ट्रिप्सिन हो गया या काइमोट्रिप्सिन हो गया और तोड़ दिया किस चीज़ में? डाइपेप्टाइड्स में। घुमा फिरा के देखिए बात कहाँ पर आ गई। डाइसैक्राइड वहाँ पर भी टूटा था, माल्टोज था, लैक्टोज था, उसी तरह यहाँ पर भी डाइपेप्टाइड्स आ गया। जैसे ही डाइपेप्टाइड्स में आता है काम स्टार्ट हो जाता है डाइपेप्टाइड्स का। वहाँ पे डाइसैक्राइड आया था तो डाइसैक्राइडेज का काम, जैसे कि माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इन सब का काम शुरू हो गया था। यहाँ पर डाइपेप्टाइड्स पर डाइपेप्टाइडेज का काम स्टार्ट हो गया। एएसी लग गया यानी कि एंजाइम है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करेगा और डाइपेप्टाइड्स तोड़ के अमाइनो एसिड बना देता है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा है, प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अमाइनो एसिड्स है। अब इसको टूटना ही नहीं है, ये सिर्फ सीधे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि कितना ही कॉम्प्लेक्स। आप एनसीईआरटी की बुक 12th की निकाल के देखना या मेडिकल के किसी भी सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी की बुक निकाल के आप देखना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया है। लेकिन इससे ना ज़्यादा बाहर कभी कुछ पूछा गया है, ना इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। वैसे आप बुक पढ़ लेना, जो सा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। तो ये थी कहानी प्रोटीन्स की। अब बच गया फैट्स का, हम लोग फैट्स भी देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, न्यूक्लिक एसिड्स देख लिया, प्रोटीन्स देख लिया। अब बचता है सिर्फ एक फैट्स। फैट्स को दूसरे नाम में हम लोग लिपिड भी कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि माउथ में लिखा हुआ है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। फैट आपने जैसे खाया माउथ में वैसे वो स्टमक में जाएगा। फिर स्टमक में लिखा हुआ है नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होती है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस थोड़ा सा स्टमक में और थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फैट पे वर्क होना शुरू हो जाता है। तो वर्क करने वाली एंजाइम का नाम होता है बाइल। ये बाइल जूस जो होती है कहाँ से रिलीज होती है? मैंने फर्स्ट डे की वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप पहले जाके वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। तो बाइल रिलीज होता है हमारे बॉडी के लीवर से। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है और कई बार तो नीट एग्जाम में बहुत रेयरली पहले पूछा जाता था, अब तो क्वेश्चन टफ होने लगे हैं। सीधे पूछा जाता था कि बाइल कहाँ से रिलीज होता है? कॉमन हिपैटिक डक्ट होता है या हिपैटिक डक्ट होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है। गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों ही बाइल को रिलीज करती है और दोनों आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में रिलीज होता है। तो इसका 2 काम है। एक तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन कहते हैं कि फैट छोटे 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 मिसेल्स यानी कि छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन। फैट के लिए डाइजेशन से ज़्यादा यही वर्ड यूज होता है। और उसके बाद
उसके अलावा दूसरा काम क्या है कि ये जो लाइपेज एंजाइम आप देख रहे हैं, इसको एक्टिवेट करने का भी काम बाइल करती है। तो घुमा फिरा के आप देख रहे हो कि लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है फैट को डाइजेस्ट करने में। तो ये आपने बाइल का रोल देख लिया। इंटेस्टाइन में क्या होता है कि इस पर जो लिपिड होता है, इस लिपिड पर एंजाइम वर्क करती है। अब लिपिड को तोड़ना है तो मैंने पहले ही बताया कि आंख बंद करके आपको बस एक चीज़ करनी है कि ए से ही आप जोड़ दो। तो लिपिड पे एंजाइम वर्क किया, उसका नाम है लाइपेज। ये लाइपेज तोड़ दिया लिपिड को डाइग्लिसराइड में, और जैसे ही ये डाइग्लिसराइड बन गया तो फिर से तो वही कहानी शुरू हो गई। डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज वाल्टोज था, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स में देखा डाइपेप्टाइड्स। तो हर जगह डाई जहाँ आया था, डाई का मतलब था दो, मतलब कि सबसे कम सिंपलेस्ट यूनिट से 2 यूनिट में बना हुआ है। तो ये डाइग्लिसराइड आ गया। फिर डाइग्लिसराइड पर यही लाइपेज वर्क करता है तो इसको मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, और मोनोग्लिसराइड पर फिर यही लाइपेज वर्क करता है तो इसको 2 भागों में तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और आप सबको पता होगा, क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फैट्स या लिपिड्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ग्लिसरॉल आप कहिए, फैटी एसिड कहिए, दोनों भागों में टूट जाता है और ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डाइजेशन का ये वीडियो क्लास 10 सीबीएसई, क्लास 12 सीबीएसई जिसने भी जूलॉजी बायोलॉजी ले रखा है, उसके साथ ही साथ मेडिकल के फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 बार 3 बार जब समझ में आए इस वीडियो को देखिए, जहाँ जरूरत है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे इसकी पहली पार्ट्स को आप जाके देखिए। और इसी तरह की अनेक वीडियो के लिए बने रहिए, अलग अलग टॉपिक्स पर, कभी ह्यूमैनिटी पर, कभी बायोलॉजी पर, कभी वार जोन पर, अलग अलग मैं वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी फीलिया के साथ बने रहिए। जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।